आओ बहू, घर के अंदर आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। कल्याणी के कहने पर उसकी दोनों बहू गृह प्रवेश के बाद घर के अंदर आ जाती हैं। दोनों ही लंबे घूंघट में खड़ी होती हैं। इतना लंबा घूंघट क्यों किया हुआ है बहू? अरे इतनी गर्मी है, लंबे घूंघट में तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? चलो घूंघट हटा लो। कल्याणी के ऐसा कहने पर उसकी दोनों बहू घूंघट हटा देती हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या, एक बहू इतनी काली है? कल्याणी की छोटी बहू बहुत ज्यादा काली थी, तो वहीं उसकी बड़ी बहू बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी थी। साथ ही वो दहेज का बहुत सारा सामान भी लेकर आई थी। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। माँ जी, मेरे कमरे में मेरा एसी लगवा दीजिए। मैं अपने मायके से दहेज में एसी लेकर आई हूँ। हाँ हाँ बहू, अभी लगवा देती हूँ। और ये जितना भी मेरे दहेज में सामान आया, ये सारा सामान मेरे ही कमरे में होना चाहिए, ठीक है माँ जी? अरे बहू, ये तेरे दहेज का सामान है तो तेरे कमरे में ही जाएगा, तू चिंता क्यों करती है? मैं अभी ही सब कुछ सेट करवा देती हूँ। हरिया गगन, कहाँ हो तुम दोनों? जी मालकिन। जाओ मैडम का सामान उनके कमरे में रखवाओ और एसी वाले से एसी भी लगवा दो। कल्याणी की गोरी और काली बहू को देखने के बाद वहां खड़ी औरतें भी हैरान रह जाती हैं। देखो तो सही, कल्याणी बहन की दो बहू में से एक तो बिल्कुल कोयले की भांति काली है और दूसरी गोरी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा घमंडी भी है। अरे इतना सारा दान दहेज लेकर आई अपने मायके से, घमंड तो होगा ही ना। ये सारी बातें सुनने के बाद कल्याणी मेहमानों से कहती है, आप सभी प्रिय मेहमानों ने अगर खाना खा लिया है तो आप अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि आज का फंक्शन यहीं समाप्त होता है। कल्याणी के कहने पर सभी मेहमान उसके घर से वापस अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद कल्याणी अपनी अमीर बहू के कमरे में उसके एसी के साथ उसका दहेज का सामान सेट करवा देती है। बहू, अब तुम यहाँ पर आराम से सो जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। माँ जी, आराम से तो तब सोऊंगी जब आप यहाँ से चली जाओगी। शिल्पा के ये कहने के बाद कल्याणी वहां से चली जाती है। जिसके बाद कल्याणी की छोटी बहू उसके पास आती है। माँ जी, मेरे कमरे में तो बहुत गर्मी लग रही है, सिर्फ एक पंखा ही चल रहा है। क्या मेरे कमरे में कूलर या एसी का इंतजाम नहीं हो सकता? अरे देखो तो सही, कितने रौब से बोल रही हैं। अरे पंखा कूलर क्या तू अपने दहेज में लेकर आई थी, जो लाडो रानी इतने प्यार से मांग रही हैं? लेकिन जेठानी जी के कमरे में तो लगा है एसी। अरे उसके कमरे में तो लगेगा ही, क्योंकि वो दहेज में एसी, फ्रिज, कूलर, सोफा सेट सब कुछ लेकर आई है। लेकिन तू क्या लेकर आई है? अगर तुझे इतना ही शौक था तो अपने मायके से दहेज क्यों नहीं लेकर आई? माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप तो सब जानती हो कि मेरे माता पिता कितने गरीब हैं, कितनी मुश्किलों से उन्होंने मेरी शादी की थी। अरे हाँ, पता था कि तेरे माता पिता गरीब हैं, लेकिन इतने फकीर हैं यह नहीं पता था कि अपनी बेटी को एक जोड़े में ही भेज देंगे। कल्याणी इस तरह ताने सुनाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद बेचारी सलोनी को अपनी सास की बातों का बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? काश कि तू मुझे थोड़ा सा अमीर ही बना देता, नहीं तो मेरे इस काले रंग को दूर करके मुझे गोरा ही बना देता। कम से कम मुझे अपने ससुराल में ये जिल्लत भरी जिंदगी तो सहन नहीं करनी पड़ती। सलोनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसे एक पंखे के नीचे ही गुजारा करना पड़ता है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। रात को जैसे तैसे सलोनी गर्मी में सो जाती है, तो वहीं घर की बड़ी बहू अपने एसी वाले कमरे में चैन की नींद सोती है। अरे सलोनी, तुम आ गई, लेकिन तुम्हारी जेठानी कहाँ है? माँ जी, जेठानी जी तो अभी सो रही हैं। अच्छा, अभी तक उठी नहीं? रुको, मैं उठा कर लाती हूँ। कल्याणी अपनी गोरी बहू के कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाती है। अरे शिल्पा बहू, अभी तक उठी नहीं हो? चलो जल्दी से उठ जाओ। शिल्पा अपनी सास की आवाज सुनने के बाद नींद में उठकर दरवाजा खोलती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों इतनी सुबह सुबह मुझे जगाने के लिए आ गई? बहू, अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ। शिल्पा ये सुनते ही कल्याणी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। शादी हुए देर नहीं होती और सास अपने रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। शिल्पा ऐसा सोचकर पहली रसोई के रस्म के लिए तैयार होने लगती है। जब तक वो अपने कमरे में होती है तो उसे गर्मी नहीं लगती, लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे बहुत गर्मी लगने लगती है। अरे बहू, तुम आ गई, चलो अच्छी बात है। रसोई में तुम्हारी देवरानी सभी के लिए अपने हाथों से खाना बना रही है। जाओ तुम भी अपनी पहली रसोई में जो तुम्हें सही लगे वो बना लो। अरे बाप रे बाप, जरा देखो तो सही, माँ जी कितनी गर्मी है और इतनी गर्मी में मुझसे तो रसोई में जाकर खाना नहीं बनाया जाएगा।
अभी मैं अपने कमरे से बाहर ही निकली थी, देखो ना मेरे चेहरे से कैसे पसीना टपक रहा है, सारा का सारा मेकअप भी खराब हो जाएगा। अच्छा बहू ये बात है तो फिर कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में ही चली जाओ, वहां आराम से एसी की हवा में बैठो। वैसे भी वो कल्लो मैया रसोई में खाना तो बना ही रही है, जब वो सारा खाना बनाकर खाने की टेबल पर लगा दोगी तो तुम कह देना कि तुमने बनाया है। कल्याणी के ये कहने पर उसकी बड़ी बहू बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हो। चलो फिर ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने, जब खाना बन जाएगा तो आप मुझे आवाज लगाकर बुला लेना। शिल्पा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो मस्त एसी की ठंडी ठंडी हवा खाती है, तो वहीं बेचारी सलोनी पसीने में भीगते हुए रसोई में खाना बना रही होती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है, मेरे तो कपड़े भी गीले होने लगे पसीने की वजह से। सलोनी को अपनी पहली रसोई में इतनी गर्मी लगती है कि उसे कई बार तो हवा खाने के लिए बाहर हॉल में पंखे के नीचे आना पड़ता है। वो ऐसा 2 से 3 बार करती है। जरा सा भी खड़ा नहीं होया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भट्टी में बैठी हूँ और खाना बना रही हूँ। कहीं खाना बनाते बनाते गर्मी में मेरी ही कोई डिश ना बन जाए। सलोनी इस तरह गर्मी में परेशान होकर अपनी पहली रसोई की रस्म जैसे तैसे करके पूरी करती है। वो खाने में गुलाब जामुन, रसमलाई के साथ साथ मटर पनीर की सब्जी, आलू पूरी और रायता बनाकर टेबल पर लगा देती है। तभी उसकी सास कल्याणी अपनी गोरी सुंदर बहू को बुला लेती है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और खाने की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, आज का खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। क्या बात है, ऐसा मन कर रहा है कि खाना बनाने वालों के हाथों को चूम लूं। सच कहा मयंक, खाना तो बहुत अच्छा बना है। आखिर किसने बनाया है? ऐसा खाना सुंदर सुंदर हाथ वाली बहू ही बना सकती है, यानी कि मेरी प्यारी बहू शिल्पा, इसी ने सारा खाना बनाया है। ये सुनते ही सलोनी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरान होकर अपनी सास को देखने लगती है। अरे ये क्या, माँ जी को सब पता है कि सारा खाना मैंने बनाया, उसके बाद भी इन्होंने सारे खाने पर मेरी जेठानी का नाम रख दिया। माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं? सलोनी हैरान हो चुकी थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में कल्याणी उसे डांटते हुए कहती है, अरे तुम क्या खड़ी हो, एक काम ठीक से नहीं करती हो, देखो रसोई में अभी गंदगी हो गई है, उसे साफ करो। कल्याणी के ऐसा कहने पर सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रसोई में जाकर रसोई साफ करने लगती है, जिसके बाद वो अपनी किस्मत पर रोने लगती है। मुझे नहीं पता था कि गर्मी में इतनी मेहनत से खाना बनाने के बाद भी सारा क्रेडिट मेरी गोरी जेठानी ले जाएगी। ये तो सरासर नाइंसाफी है मेरे साथ। सलोनी को ही गर्मी में सारे काम अकेले करने पड़ते हैं, जिसके चलते सलोनी बहुत ज्यादा थक जाती है और वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। उसके मायके जाने के बाद शिल्पा किसी काम को हाथ नहीं लगाती, जिसके चलते घर के सारे काम गर्मी में कल्याणी को ही करने पड़ते हैं। शिल्पा बहू, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बना लो। आप क्या पागल हो गई हो? इतनी गर्मी में मुझसे खाना नहीं बनेगा, अपने आप बना लो। और हाँ, एक बात और सुनो, मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि कोई भी काम आप आकर बता दोगी मुझे। आइंदा मुझे कोई काम बताने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही कल्याणी को बहुत बुरा लगता है। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। ये क्या, जिस बहू को मैंने पलकों पर बिठाकर रखा, आज उसने मेरे साथ ऐसा किया। और जिसे मैंने कुछ नहीं समझा, वो मुझे घर में एक काम को हाथ तक नहीं लगाने देती है। दोनों में कितना फर्क है। इस तरह कल्याणी को अपनी बहू में फर्क नजर आता है, जिसके बाद वो अपनी छोटी काली बहू को उसके मायके से वापस घर ले आती है। वो उसके कमरे में एसी भी लगवाती है और साथ में वो अपनी दोनों बहू के काम भी बांट देती है, जिसके चलते सलोनी के साथ साथ शिल्पा को भी घर के काम करने पड़ते हैं। अब दोनों बहू एक समान घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। चलो बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोलो। तान्या, तुम खड़ी होकर बुक रीडिंग करो। मैम, क्या आज मैं बुक रीडिंग कर सकती हूँ? नहीं तनीषा, तान्या की आवाज बहुत अच्छी है, उसकी आवाज पूरी क्लास में गूंजती है और सब बच्चे आराम से पढ़ते भी हैं। तुम फिर कभी रीडिंग कर लेना। ये सुनकर तनीषा को बहुत गुस्सा आता है। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। आखिर टीचर को दिक्कत क्या है? मुझे लगता है मैं पूरी क्लास में सबसे गोरी हूँ, इसलिए ये कल्लो टीचर मुझसे चिढ़ती है। तनीषा को काव्या जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत काली थी। यहाँ तक कि मनीषा को क्लास में काले बच्चे भी पसंद नहीं थे। उसके सभी दोस्त गोरे थे। देखो देखो, वो लड़की कितनी काली है। हे भगवान, कोयले की तरह बिल्कुल खाली। हे भगवान, तनीषा तुम भी ना कितना मजाक उड़ाती हो।
अरे तुम देखो ना, ये काले लोग कितने बेकार लगते हैं। मुझे तो जरा भी पसंद नहीं है, और खास तौर पर हमारी क्लास टीचर काव्या मैडम। ऐसा लगता है जैसे कोयले की भट्टी से निकल कर आ रही हूँ। काव्या पीछे से ये सारी बातें सुन लेती है। तनीषा, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। काला और गोरा कुछ नहीं होता, सब अपने लिए ठीक होते हैं। किसी के काले रंग की वजह से उससे नफरत करना ये ठीक नहीं। ये सुनकर तनीषा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। कुछ देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद सारे बच्चे अपना बैग उठाकर जा रहे होते हैं, लेकिन तनीषा अपनी गोरी सहेलियों के साथ आराम से सबसे आखिर में निकल रही होती है। उसी वक्त वो स्कूल के बाहर अपनी काली मैडम काव्या को उसके गोरे पति के साथ बाइक पर बैठते हुए देखती है। ओह माय गॉड, जरा देखो उसको। क्या ये आदमी इसका पति है? आई कांट बिलीव, इतना सुंदर, इतना गोरा लड़का इसका पति कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं पता, काव्या मैडम का पति सच में बहुत हैंडसम और गोरा है। हाँ, बिल्कुल ड्रीम बॉय की तरह। काश कि ऐसा पति हमें मिले। अपनी सहेलियों की बातें सुनने के बाद तनीषा अपने मन में सोचती है, कोई और क्यों, जब सपनों का राजकुमार सामने हो तो उसे ही हासिल करना चाहिए। तनीषा उस दिन के बाद से काव्या के पति पृथ्वी को बहुत नोटिस करती है। एक दिन वो स्कूल के बाहर बाइक पर पृथ्वी को उसकी पत्नी काव्या के ऊपर गुस्सा करते हुए देखती है। थोड़ा दूर होकर बैठो, मुझसे चिपकने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ माँ के चलते तुम्हें यहाँ लेने और छोड़ने आता हूँ, बाकी को तुम जानती ही हो। दूर ही बैठी हूँ, क्या हुआ? कम से कम स्कूल के बाहर तो इस तरीके से बर्ताव मत कीजिए। इतने में पृथ्वी काव्या को बाइक पर बिठाकर ले जाता है। इसका मतलब गोरे पति को अपनी काली पत्नी जरा भी पसंद नहीं होगी भी क्यों? मेरी टीचर का हस्बैंड मेरे जैसी वाइफ डिजर्व करता है, ना कि काली चुड़ैल जैसी वाइफ। उस दिन के बाद से तनीषा पृथ्वी को स्टॉक करना शुरू कर देती है। पृथ्वी जिस कैफे में जाता, तनीषा उस कैफे में सुंदर सी ड्रेस पहनकर चली जाती। एक दिन वो एक कैफे में पृथ्वी से कुछ दूरी पर बैठी हुई एक वेटर से पृथ्वी की टेबल पर फ्लावर्स और एक लेटर भिजवाती है। सर, ये फ्लावर्स और लेटर वहां बैठी मैडम ने आपके लिए भेजे हैं। पृथ्वी जब तनीषा की तरफ देखता है तो उसे तनीषा बहुत सुंदर लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो लेटर पढ़ता है। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। कई दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। अगर आप भी मुझे पसंद करते हैं तो लेटर को अपनी जेब में रख लीजिएगा, और पसंद नहीं करते तो उसे फाड़ कर फेंक दीजिएगा। लेटर पढ़ने के बाद पृथ्वी हैरान हो जाता है। वो उस लेटर को चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है। तभी तनीषा उसके पास आकर बैठ जाती है। दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। हाँ, मैं सब जानती हूँ, और तुम अपनी काली पत्नी को पसंद भी नहीं करते। तुम मेरी जैसी पत्नी डिजर्व करते हो। इतना कहकर तनीषा पृथ्वी का हाथ पकड़ लेती है, और उसी वक्त पृथ्वी उसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाता है। उस दिन के बाद से तनीषा पृथ्वी से छुप छुप कर मिलने लगती है। देखो, मेरी माँ ने मेरी काली पत्नी की सरकारी नौकरी देखकर उससे मेरी शादी करवा दी, लेकिन वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। पृथ्वी तनीषा को अपने साथ ले जाता है और उसके साथ कोर्ट मैरिज करके उसे घर ले आता है। जैसी काव्या घर का दरवाजा खोलती है, वो अपने सामने अपनी स्टूडेंट को मॉडल ड्रेस में और उसके साथ अपने पति को खड़ा देख हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? आप इस लड़की को घर पर क्यों लेकर आए हैं? आप दोनों के गले में ये शादी की वरमाला किस लिए? हम दोनों ने शादी कर ली, आज से यही मेरी पत्नी है। ये सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तनीषा, ये क्या मजाक है? तुम जानती हो ना ये मेरे पति हैं। क्या तुम तनीषा को पहले से जानती हो? हाँ, मैं तनीषा को पहले से ही जानती हूँ, क्योंकि ये मेरी स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन अब नहीं है। इसने पढ़ाई छोड़ दी। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी ही स्टूडेंट मेरी सौतन बन गई। डार्लिंग, इसे बोलो हमारे रास्ते से हट जाए। अरे तुम इसको छोड़ो, मैं तुम्हें अपने कमरे में लेकर चलता हूँ। जैसे पृथ्वी तनीषा को अपने कमरे में लेकर जाने वाला होता है, उसकी माँ उसे देख लेती है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? इसे तू अपने कमरे में क्यों लेकर जा रहा है? ये मेरी पसंद है माँ, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से यही आपकी बहू है। आपने सरकारी नौकरी देखकर इस काली कलूटी से मेरी शादी करवा दी। मैं इस काली कलूटी से प्यार नहीं करता।
और आज तक हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता भी नहीं बना। ये सुनते ही कल्याणी हैरान रह जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। बहू अपने आप को संभालो। माँ जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी ही स्टूडेंट मेरी सौतन बनकर इस घर में आ गई और मुझे गानों गान खबर तक नहीं हुई। और सही कहा पृथ्वी जी ने, आज तक उनके और मेरे बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता कभी बना ही नहीं, क्योंकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। लेकिन मैं इस भरोसे में आज तक बैठी थी कि एक ना एक दिन वो मुझसे प्यार कर लेंगे। काव्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल को छोड़कर कहीं नहीं जाती। वो अपनी सास के लिए वहीं रहती है। वो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी सास और अपने पति का ख्याल रखना बंद नहीं करती। तो वहीं दूसरी तरफ तनीषा हर रोज पृथ्वी को परेशान करती है। देखो डार्लिंग, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? तनीषा, तुम पागल हो गई हो क्या? इतने पैसे तुमने इन छोटे से कपड़ों के ऊपर बर्बाद कर दिए। अरे इससे अच्छा तो तुम साड़ी खरीदती, तो वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छी लगती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पहनावे के ऊपर बोलने की? मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तनीषा छोटे कपड़े पहनकर ही घर से बाहर चली जाती है। इस बात का पृथ्वी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उसकी कभी भी कोई बात नहीं मानती। तभी काव्या आकर पृथ्वी से कहती है, सुनिए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, माँ जी को दवाई भी दे दी है और शाम को मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, क्योंकि आज सभी स्कूल टीचर्स की पार्टी है। ठीक है। काव्या ये कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद पृथ्वी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। उसे काव्या की हर छोटी से बड़ी चीज अब जाकर अच्छी लगने लगती है। काव्या बेशक काली है, लेकिन वो कितनी सेंसिबल लड़की है। घर परिवार को कैसे लेकर चलना है, अपने से बड़ों की इज्जत कैसे करनी है और सबका ख्याल किस तरह रखना है, उसे सब कुछ आता है। काश कि मैंने जल्दबाजी में ये कदम न उठाया होता। पृथ्वी ऐसा सोचकर बहुत परेशान हो जाता है। शाम को काव्या के साथ साथ तनीषा भी घर पर नहीं आती। पृथ्वी तनीषा को बार बार फोन करता है, लेकिन तनीषा उसका फोन नहीं उठाती। इस बात से परेशान होकर पृथ्वी तनीषा को उसकी लोकेशन ट्रेस करके एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां उसे स्कूल के सभी टीचर्स के साथ अपनी पत्नी काव्या दिखाई देती है, जिसकी सब बहुत इज्जत करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी को एक टेबल पर तनीषा एक लड़के के साथ डेट करते हुए दिखाई देती है। तो यहां गुल खिला रही हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारे पास सुंदरता के अलावा और कुछ नहीं है। बस अब बहुत हुआ, अब मुझे तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में नहीं रहना। मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूं। पृथ्वी तनीषा से यह कहकर वहां से गुस्से में चला जाता है। वो बहुत जल्दी तनीषा को डिवोर्स देकर उसे छोड़ देता और काव्या से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो काव्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक आखिरी मौका दे दो, मैं इस रिश्ते को सुधारना चाहता हूं। काव्या पृथ्वी को माफ कर देती है और उसे एक मौका देती है। अब पृथ्वी काव्या के साथ साथ अच्छे से रहता है और उसके साथ छोटी से बड़ी हर खुशी मनाता है, जिसके चलते काव्या अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।